हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलवामा को लेकर अभी तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों जहां पर पुलवामा अटैक के 10 दिन बाद पुलवामा जैसा ही हमला करने की थी बहुत बड़ी तैयारी। जी हाँ दोस्तों, फिर क्या हुआ सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। सबसे बड़ा खुलासा किसने किया है दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां साउथ चाइना सी पर चीनी विमान ने रोका अमेरिकी जेट का रास्ता, जिसके बाद खुली धमकी दे करके कहा है खुद होंगे जिम्मेदार। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही आपको बताएंगे जहां अब दुश्मन पाकिस्तान भी कर रहा नरेंद्र मोदी को अपने देश का प्रधानमंत्री बनाने की मांग। जी हाँ दोस्तों, दिखाएंगे आपको वीडियो कैसे पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमें तो मोदी जैसा नहीं बल्कि मोदी ही प्रधानमंत्री चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत महान है और भारतीय सेना विश्व में नंबर 1 सेना है और भारत जल्द से जल्द सुपर पावर कंट्री बन जाएगा। दोस्तों वो दिन दूर नहीं, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पुलवामा के 10 दिन बाद ही फिर वैसा हमला करना चाहते थे आतंकी पूर्व सैन्य अधिकारी की किताब में सबसे बड़ा खुलासा। जी हाँ, मुख्य पुलवामा हमले के 10 दिनों के भीतर भारतीय सुरक्षा बलों ने 2 पाकिस्तानियों सहित 3 आतंकवादियों को मार करके एक और इसी तरह का आत्मघाती हमला टाल दिया था। पूर्व चिनार कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लो, जो कि रिटायर हो चुके हैं दोस्तों, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्होंने अपनी किताब में इसका खुलासा किया है। अभी की सबसे एक्सक्लूसिव खबर दोस्तों, उन्होंने अपनी किताब जिसका नाम कितने गाजी आए कितने गाजी गए में बताया है कि कैसे पाकिस्तानी आतंकी पुलवामा हमले के 10 दिनों के भीतर एक और उसी तरह के हमले की साजिश रच रहे थे। पुस्तक में ढिल्लो लिखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे आत्मघाती हमले के बारे में नहीं जानते हैं जिसकी योजना फरवरी 2019 में ही बनाई गई थी। एक संभावित आत्मघाती हमलावर आतंकवादी ने अपने इरादों को बताने के लिए एक वीडियो बनाया था। वीडियो में उसने विस्फोटक और अन्य हथियार दिखाए थे। मुख्य हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवानों की जानें चली गई थी। एक आत्मघाती हमलावर ने अपने वाहन को सीआरपीएफ के काफिले की बस से टकरा दिया था, जिसमें 40 कर्मियों की जानें चली गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। पाकिस्तानी आतंकी इसी हमले के 10 दिनों के भीतर ऐसे ही एक और हमले की योजना बना रहे थे। ढिल्लो लिखते हैं कि हालांकि जैसे ही खुफिया और अन्य एजेंसियों को इस ऑपरेशन की योजना के बारे में पता चला, वैसे ही सभी उस आतंकी मॉड्यूल को बेअसर करने के लिए निकल पड़े। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों पूर्व चिनार कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लो द्वारा अपनी किताब के माध्यम से इतना बड़ा खुलासा किया जाना दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी बात है अपने भारत के लिए, क्योंकि एक हमले से दोस्तों अपना भारत सहम गया था और सेम उसी तरह का दूसरा हमला 10 दिन बाद होने वाला था दोस्तों, जिसको हमारी भारतीय सेना ने नाकाम करके दिखा दिया। ऐसे में अपनी भारतीय सेनाओं को दोस्तों जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से इसका अब खुलासा हुआ है किताब के माध्यम से, आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को जिन्होंने तक शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिएगा। चलता अगली खबर की तरफ, जहां साउथ चाइना सी पर चीनी विमान ने रोका अमेरिकी जेट का रास्ता और साथ में दे दी खुली धमकी, कहा इसके खुद होंगे जिम्मेदार। बताते चीन और अमेरिका के बीच का टकराव और गंभीर होता जा रहा है। अब ये मामला दक्षिण चीन सागर तक पहुंच गया है। इसका नजारा देखने को मिला दक्षिण चीन सागर के ऊपर। यहाँ पर अमेरिकी नेवी का टोही जेट 21,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये विवादित पारासेल द्वीप समूह से 30 मील की दूरी पर है। ये द्वीप समूह करीब 130 छोटे प्रावल द्वीपों का समूह है, जिनमें से सबसे बड़ा चीनी सैन्य ठिकानों का घर है। चीनी सेना के एयरपोर्ट से आ रही एक आवाज अमेरिकी नौसेना के P-8 पोसाइडन के रेडियो पर सुनाई देती है। इस आवाज में कहा जा रहा है कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट चीनी एयर स्पेस 12 नॉटिकल मील दूर है। आगे बढ़ने पर जिम्मेदार आप खुद होंगे। जी हाँ, इसके कुछ ही मिनट के बाद हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस एक चीनी लड़ाकू विमान ने अमेरिकी विमान को रोक दिया। CNN के मुताबिक ये विमान चीनी बंदरगाह से सिर्फ और सिर्फ 500 फीट की दूरी पर स्थित था। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां ऑस्ट्रेलिया से फिर खबर आ रही है, जहां हिंदू मंदिर पर हमले। जयशंकर के लौटते ही भारतीय दूतावास पर लगाया खालिस्तानी झंडा। बता दें हाल ही में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की, जिसमें दोनों देशों के आपसी हितों पर चर्चाएं की। लेकिन विदेश मंत्री जयशंकर जी की यात्रा के कुछ ही दिन बाद खालिस्तानी समर्थकों ने फिर से उत्पात मचाया है। ऑस्ट्रेलिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने हिंदू मंदिरों में तोड़ फोड़ की है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के शहर
शहर ब्रिस्बेन में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास पर खालिस्तानी समर्थकों ने झंडा लगा दिया। दी ऑस्ट्रेलिया टुडे के अनुसार ब्रिस्बेन में भारत की वाणिज्य दूत अर्चना सिंह को 22 फरवरी को कार्यालय के पास से खालिस्तान का झंडा पाया गया। उन्होंने घटना के बारे में तुरंत क्वींसलैंड पुलिस को सूचना दी। अर्चना सिंह ने कहा कि पुलिस हमें सुरक्षित रखने के लिए इलाके की निगरानी कर रही है। हमें पुलिस अधिकारियों पर पूरा भरोसा है। 21 फरवरी को हुई इस घटना 2 हिंदू मंदिरों को खालिस्तानी समर्थकों से धमकी भरे फोन आने के कुछ ही दिनों बाद ये आई है। हिंदू मंदिरों पर हमले भी हाल ही में बढ़ गए हैं। पिछले महीने 12 से 23 जनवरी के बीच मेलबर्न शहर में 3 हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों ने कहा है कि वे खालिस्तान समर्थकों की ओर से शांतिपूर्ण हिंदू समुदाय के प्रति धार्मिक घृणा के खुले प्रदर्शन से नाराज, डरे हुए और निराश हैं। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर भारत में आतंकी हमले की थी योजना। 2 मुस्लिम युवक दिल्ली से हुए गिरफ्तार। बता दें, पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के संपर्क में आने के बाद 2 मुस्लिम युवक हथियारों का प्रशिक्षण लेने पाकिस्तान जाने वाले थे, मगर पुलिस ने दिल्ली में लाल किले के पास से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने इन्हें आतंकी बनाने के लिए तैयार किया था। माइंड वॉश करने के बाद उन्हें पाकिस्तान में हथियारों की ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया था। इनका मकसद पाकिस्तान में प्रशिक्षण लेने के बाद भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना था। ये अपने आकाओं के निर्देशानुसार अवैध तरीके से बॉर्डर पार करके पाकिस्तान जाने की प्लानिंग कर चुके थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान महाराष्ट्र के रहने वाले 21 वर्षीय खालिद मुबारक खान और तमिलनाडु के रहने वाले 26 वर्षीय अब्दुल्ला उर्फ अब्दुर रहमान के रूप में हुई है। उन्होंने कहा है कि दोनों को पाकिस्तान में बैठे आका द्वारा सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी बनाया गया था। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि दोनों व्यक्ति अवैध रूप से सीमा पार करने के तरीकों पर अपने आका से निर्देश प्राप्त कर रहे थे। उनके कब्जे से 2 पिस्तौल, 10 कारतूस, 1 चाकू तथा 1 तार कटर बरामद किया गया है। अधिकारी ने बताया है कि दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ये जानकारी के आधार पर गिरफ्तारियां की हैं। जानकारी में बताया गया था कि कुछ लोगों को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में बैठे आकाओं द्वारा कट्टरपंथी बनाया जा रहा है और उन्हें भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने से पहले पाकिस्तान में हथियार प्रशिक्षण प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में दोस्तों भारत की मजबूत पुलिस व्यवस्था ने इन दोनों आतंकियों को पकड़ लिया दोस्तों और इनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। बहरहाल अभी तो मात्र 2 पकड़ में आए हैं दोस्तों। ऐसे न जाने कितने युवा होंगे दोस्तों जिनका माइंड वॉश करके बेसिकली पाकिस्तान लेकर जाए गए होंगे दोस्तों, वहाँ ट्रेनिंग देकर के भारत के खिलाफ ही इनको आतंकी बनाया गया होगा दोस्तों। बहरहाल जांचें जारी है, लेकिन दोस्तों ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे और अपने भारत के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे एक सच्चे नागरिक होने के नाते भारत के? कमेंट में लिखकर ये बात जरूर बताइएगा दोस्तों। और वीडियो को जिन्होंने तक लाइक ही नहीं किया, लाइक का बटन नीचे होगा, प्लीज लाइक बटन दबा दीजिएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां G20 की बैठक में यूक्रेन पर मतभेद के चलते नहीं जारी हो पाया जॉइंट स्टेटमेंट। भारत ने कहा रशिया चीन को छोड़ सबके सुर हैं एक। जी हां, दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले समूह G20 में सदस्य देशों के बीच रशिया यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर मतभेद साफ दिखाई दे रहा है। G20 की अध्यक्षता कर रहे भारत ने शनिवार को ऐलान किया है कि समूह के ज्यादातर देशों ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध की कड़ी निंदा करते हुए इस मांग को फिर से दोहराया है कि रशिया यूक्रेन से बाहर निकले। बेंगलुरु में हुई वित्तीय प्रमुखों बोले तो फाइनेंशियल लीडर्स की बैठक के बाद भारत की तरफ से जारी बयान से संकेत मिलता है कि रूस और चीन को छोड़कर G20 ग्रुप के बाकी सभी सदस्य देशों ने रूसी युद्ध की निंदा की है। हालांकि मतभेद के चलते बैठक के बाद कोई जॉइंट स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ। इतना ही नहीं दोस्तों, G20 को लेकर बड़ी खबर है, जहां भारत को मिली G20 की अध्यक्षता को सफल बनाने के लिए अमेरिका सब कुछ करेगा। जी हां, अगले हफ्ते जयशंकर जी से मिलेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन। बता दें, अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि उनका देश भारत को मिली G20 की अध्यक्षता को सफल बनाने में मदद के लिए यथाशक्ति सब कुछ करने को लेकर आशान्वित है। और विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन समूह के विदेश मंत्रियों की अगले सप्ताह नई दिल्ली में होने वाली अहम बैठक में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि ब्लिंकन दिल्ली में क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक में भी हिस्सा लेंगे। साथ ही वो अपने भारतीय समकक्ष विदेश मंत्री जयशंकर से द्विपक्षीय वार्ताएं भी करेंगे। भारत ने पिछले साल 1 दिसंबर को G20 समूह की अध्यक्षता संभाली है। शीर्ष अमेरिकी राजनयिक 1 मार्च से 3 मार्च तक नई दिल्ली की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, लेकिन मोस्ट वेलकम टू इंडिया जरूर कह दीजिएगा एंटोनी ब्लिंकन को। चलते हैं खबर की तरफ। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया बड़ा दावा, इस साल रशिया
रशिया को देखना पड़ सकता है हार का मुंह। बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध के 1 वर्ष पूरे होने के अगले दिन ट्वीट करके रशिया की हार का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि युद्ध के 1 वर्ष हो चुके हैं मगर यूक्रेन रशिया की विशाल सेना से लड़ता रहा है। यूक्रेनी सैनिक आगे भी जंग करते रहेंगे। जेलेंस्की ने कहा कि रशिया ने यूक्रेन पर आतंकी हमला किया है। वो 2022 फरवरी से लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहे हैं मगर ये साल उनके लिए शुभ नहीं होगा। जेलेंस्की ने कहा कि इस वर्ष रशिया को हार का सामना करना पड़ सकता है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस के आक्रमण के साल भर बाद भी यूक्रेन में लड़ाई जारी है। आगे भी यूक्रेनी सैनिक देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए लड़ते रहेंगे। यूक्रेनी अधिकारियों ने शनिवार को कहा है कि देश के पूर्वी और दक्षिण हिस्सों में शहरों पर रशिया ने दर्जनों नए हमले किए हैं। शुक्रवार को यूक्रेन में इस विषय पर लंबा संवाददाता सम्मेलन हुआ। उसके अगले दिन यूक्रेन के हार न मानने वाले राष्ट्रपति ने वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि रशिया को यूक्रेन में हारना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि इस साल उसके सैनिकों को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं एक और खबर की, जहां रामचंद्र पौडेल कौन है जो बनेंगे नेपाल के नए राष्ट्रपति। ओली प्रचंड ने भी किया समर्थन। आखिर किससे है इनका मुकाबला? दरअसल नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल का राष्ट्रपति पद के लिए 8 राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है, जिससे उनका इस शीर्ष पद के लिए निर्वाचित होना लगभग तय हो गया है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने गठबंधन सरकार में साझेदारी पार्टी के प्रत्याशी से किनारा करके विपक्षी नेपाली कांग्रेस के नेता पौडेल इस शीर्ष पद के लिए समर्थन किया है। पौडेल 9 मार्च को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में सीपीएन एमाले के उम्मीदवार सुभाष नेमवांग के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। 78 साल के पौडेल और 69 साल के नेमवांग ने शनिवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता दें, जहां मोदी ने जर्मन चांसलर से कहा आतंक से मिलकर लड़ेंगे। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद पीएम मोदी जी ने कहा यूरोप में जर्मनी सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर। बता दें, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने भारत के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जर्मनी पूरे यूरोप में हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट का सोर्स भी है। दोनों देशों के बीच गहरी समझ है। भारत और जर्मनी के बीच मजबूत संबंध एक दूसरे के हितों के साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और जर्मनी के बीच सक्रिय सहयोग है। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को खत्म करने के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। जी हां दोस्तों, रशिया यूक्रेन जंग पर भी चर्चाएं हुई। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा रशिया यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही हम शांति की बात कह रहे हैं। हमने कहा है कि बातचीत करके मुद्दा सुलझाया जाए। भारत किसी भी शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए तैयार है। इसी तरह सुरक्षा और डिफेंस को ऑपरेशन भारत जर्मनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक महत्वपूर्ण पिलर बन सकता है। इस क्षेत्र में हमारे पोटेंशियल को पूरी तरह इस्तेमाल करने के लिए हम साथ मिलकर कोशिश करते रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, क्या आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इन बात से और बयान से सहमत हैं कि युद्ध का ये युग नहीं है और बातचीत से युद्ध को सुलझाया जाना चाहिए? तो आप भी कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा। बात करते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अब दुश्मन पाकिस्तान भी कर रहा नरेंद्र मोदी जी को अपने देश का प्रधानमंत्री बनाने की मांग। जी हां, पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली से तंग आकर पाकिस्तानी भी कह रहे हैं मोदी जी प्लीज हमें भारत लेकर चलो। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता वैसे तो देश विदेश में हर जगह है, लेकिन जब दुश्मन भी तारीफ करने लगे तो ये और भी अधिक सार्थक हो जाता है। भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान में इन दिनों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रशंसक बढ़ते ही जा रहे हैं। कंगाली और आर्थिक बदहाली का सामना कर रहा पाकिस्तान अब पीएम मोदी को अपने देश का भी पीएम होने की दुआएं कर रहा है। पाकिस्तानी नागरिक कह रहे हैं कि काश मोदी हमारे भी देश के प्रधानमंत्री होते। पाकिस्तान के एक यूट्यूबर से बातचीत में वहां के नागरिकों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की खुले दिल से की गई प्रशंसा का वीडियो दोनों देशों में तेजी से वायरल हो रहा है। पाकिस्तानी लोग भारत की प्रधानमंत्री की तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं। वायरल वीडियो में एक पाकिस्तानी नागरिक कह रहा है कि वो दुआ करता है कि उसके देश को मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं बल्कि मोदी ही प्रधानमंत्री मिले। हमें तो खुशी होती है कि मोदी ही हमारे देश के प्रधानमंत्री होते। ये वीडियो प्रसारित होने के बाद उस पाकिस्तानी नागरिक ने एक दूसरे साक्षात्कार में कहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री के साथ दोस्ती से उसके देश के हालात भी सुधरेंगे। पाकिस्तानी युवक ने कहा कि पहले साक्षात्कार के बाद कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तान होने के नाते उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उसने जोर देकर कहा है कि वो मोदी
मोदी की प्रशंसा के रूप पर अब भी कायम है। पाकिस्तानी नागरिक ने कहा कि पीएम मोदी अपने देश को पिछले 8 साल में नई ऊंचाई पर लेकर गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान और भारत की तुलना की जाती थी, लेकिन अब पाकिस्तान की तुलना लायक स्थिति में नहीं है। भारतीय विदेश में भी शानदार काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी नागरिक ने कहा कि मोदी ने अपने देश के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिकों के हित में वहां के प्रधानमंत्री ने अमेरिका से नाराजगी की परवाह किए बिना रशिया से तेल खरीदा। पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट और महंगाई के दौर से गुजर रहा है और इस पर पाकिस्तानी नागरिक ने कहा अगर बंटवारा ना हुआ होता तो पाकिस्तानियों को भी सस्ती खाद्य सामग्री और ईंधन मिलते। उन्होंने कहा मैं मोदी को पसंद करता हूं, मैं उनसे प्यार करता हूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को शहबाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो और इमरान जैसे नेता नहीं चाहिए बल्कि मोदी ही चाहिए। अब ऐसे में दोस्तों जब खुद पाकिस्तानी मोदी जी की जमकर तारीफ कर रहे हैं और मोदी जैसा भी नहीं बल्कि मोदी जी ही चाहिए पाकिस्तानियों को, अब ऐसे में आप क्या कमेंट करके कहना चाहेंगे दोस्तों? इस पर हमारी भारत की जनता क्या कहती है वो देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को जितना ज्यादा सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर हमेशा की तरह। लेकिन दोस्तों कमेंट बिल्कुल करिएगा। चलते हैं और खबर की तरफ जहां G20 बैठक पर ड्रैगन की तिरछी नजर। सूत्रों ने कहा एकजुट देशों के बीच सेंधमारी की ताक में है चाइना। जी हां, यूक्रेन रशिया वॉर के 1 साल पूरे होने के समय से ही G20 देशों की बैठक आयोजित हुई। अधिकांश देशों ने एकजुटता दिखाई, युद्ध का समाधान करने के तरीकों पर संवाद की बातें हुई, लेकिन ड्रैगन यानी चीन इस मुद्दे पर टेढ़ा रवैया अपना रहा है। सूत्रों के मुताबिक चीन यूक्रेन युद्ध के मुद्दे को इस सम्मेलन के दौरान ठंडे बस्ते में डालने की हर संभव कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता दें जहां यूक्रेन युद्ध के लिए अमेरिका है जिम्मेदार। जी हां, ऐसा हम नहीं बल्कि रशिया के समर्थन में कूदे 97 साल के भारत विरोधी महाथीर मोहम्मद। बता दें मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री और अपने भारत विरोधी रुख के लिए कुख्यात महाथीर मोहम्मद ने रूस यूक्रेन युद्ध के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने ट्वीट की लंबी सीरीज में इस युद्ध के कारणों की अपनी व्याख्या करते हुए कहा कि मलेशिया को भी तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। महाथीर मोहम्मद लंबे समय तक मलेशिया के प्रधानमंत्री रहे हैं। वे सऊदी अरब के खिलाफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के साथ इस्लामी देशों का मोर्चा बनाने की असफल कोशिश भी कर चुके हैं। उन्होंने कश्मीर समेत कई मुद्दों पर भारत की आलोचना करते हुए पाकिस्तान का समर्थन भी किया है। जी हाँ, महाथीर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मुझे ये लेख लिखने में संकोच हो रहा है। मुझे पर रशिया के लिए माफी मांगने का आरोप लगाया जा सकता है, पर मैं ऐसा नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच वर्तमान युद्ध यूरोपीय लोगों के युद्ध के प्रति प्रेम, आधिपत्य प्रभुत्व के कारण हुआ है। चलते हैं दोस्तों एक और खबर की तरफ जहां घर में घुसकर मारेंगे। जी हां, तहरीके तालिबान के हमलों से तंग पाकिस्तान की अफगानिस्तान को बड़ी चेतावनी। बता दे आतंकियों को पालने पोसने वाला और आतंक के आका के तौर पर बदनाम पाकिस्तान भी अब आतंकवाद से तंग आ गया है। सीमा पार आतंकी हमलों से परेशान होकर उसने अफगानिस्तान को चेतावनी दे डाली है। इस चेतावनी में यहाँ तक कहा गया है कि अगर अफगानिस्तान इन आतंकियों पर कार्रवाई में नाकाम रही तो पाकिस्तान उसकी सीमा में घुसकर उन्हें मारेगा। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन ने अफगानिस्तान को ये चेतावनी जारी कर डाली। द डेली टाइम्स के अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी गई है। बुधवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में डेलीगेशन ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तक ये संदेश भी पहुंचाया। साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें जहां बांग्लादेश में देर रात मशाल लेकर सड़कों पर क्यों उतरे अल्पसंख्यक, हसीना सरकार को दे दी ये चेतावनी। दरअसल बांग्लादेश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक संगठन बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई ऐक्य परिषद ने राजधानी ढाका और अन्य हिस्सों में मशाल जुलूस निकाला। इन्होंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और सत्तारूढ़ अवामी लीग के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की मांग रखी। ऐक्य परिषद के महासचिव एडवोकेट राणा दासगुप्ता ने ऐलान किया है कि परिषद मार्च से सभी संभागीय शहरों में रैलियां निकालेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस समय सीमा के भीतर मांगे पूरी नहीं हुई तो मध्य जुलाई से आमरण अनशन होगा। ऐक्य परिषद के नेताओं ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में अल्पसंख्यक समुदायों के योगदान पर जोर डाला है। साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता दे दोस्तों जहां अमेरिकी विदेश मंत्री का सबसे बड़ा बयान, कहा भारत चीन ने ही परमाणु हमले से रोका होगा रशिया को, वरना पुतिन यूक्रेन पर ज्यादा आक्रामक होते। जी हां, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इस युद्ध को खत्म करने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर काफी पहले ही न्यूक्लियर हमला कर चुके होते। संभव है कि उन्होंने ऐसा करने से भारत और चीन ने रोका
है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए अपनी भारत यात्रा से पहले दी अटलांटिक को दी इंटरव्यू में ब्लिंकन ने कहा, पुतिन इस युद्ध में ज्यादा तर्कहीन रूप से रिएक्ट कर सकते थे। मॉस्को की तरफ से बार बार परमाणु हमले की धमकी दी गई है और ये एक चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, हमने उन सभी देशों से इस युद्ध को खत्म करवाने के लिए आग्रह किया जिनके संबंध रशिया से अच्छे हैं। मुझे लगता है कि इसका कुछ असर हुआ है, इसमें चीन और भारत भी शामिल हैं। दोनों देशों ने रशिया को यूक्रेन पर परमाणु हमला करने से रोकने के लिए कोशिश की है और सफल रहे। बात करें अगली खबर की, जहां ट्रंप को मिली अब तक की सबसे बड़ी धमकी। ईरान ने किया सबसे बड़ा दावा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को मारने के लिए बनाई है क्रूज मिसाइल और साथ ही साथ दे डाली धमकी। जी हाँ, ईरान से बड़ी खबर आ रही है, जहां ईरान के टॉप कमांडर ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी दी है। इसके लिए 1650 किलोमीटर दूर तक वार करने की क्षमता रखने वाली एक क्रूज मिसाइल तैयार करने का भी दावा किया है। शुक्रवार को ईरान के टॉप कमांडर अमीराली हजीजा देहके ने ट्रंप को मारने की धमकी देते हुए कहा कि जल्द ही वो अपने कमांडर की हत्या का बदला लेंगे। रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच ईरान की इस धमकी ने पश्चिमी देशों और अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। बता दें कि 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान के तत्कालीन सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। इसके जवाबी कार्रवाई में ईरान ने अमेरिकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला भी किया था। बात करें एक और खबर की, जहां अमित शाह को धमकी पर अब सफाई देने लगा अमृतपाल सिंह। कहा, मुझे आतंकी कहना आतंकवाद से कम नहीं। जी हाँ, वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने शनिवार को कहा कि वो खुद को भारत का नागरिक नहीं मानता है। उसने कहा कि भारतीय पासपोर्ट तो महज यात्रा दस्तावेज है और वो इसे रखने से भारतीय नहीं हो जाता। उसने कहा कि अमित शाह के खिलाफ उसकी टिप्पणी केंद्रीय गृह मंत्री के लिए धमकी नहीं थी बल्कि उसके लिए ही खतरा था। मालूम हो कि उसने शाह को हाल ही में कथित तौर पर धमकी दी थी जिसमें कहा था कि उनका हश्र भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसा ही होगा। एएनआई को अब दिए एक इंटरव्यू में अमृतपाल सिंह ने उग्रवाद को बहुत स्वाभाविक घटना बताया। उसने कहा कि अगर पुलिस उनके अहिंसक विरोध को रोकने की कोशिश करती है तो फिर हिंसा उनके नियंत्रण में नहीं रहेगी। उसने कहा कि उग्रवाद कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं शुरू कर सकूं। कोई भी उग्रवाद को शुरू या समाप्त नहीं कर सकता है। ये तो स्वाभाविक घटना है। दमन के लंबे दौरे के बाद कहीं भी उसका उभार हो सकता है। क्या उग्रवाद कोई रचनात्मक चीज है जिसे शुरू करने का मैं आदेश दूं? ऐसा तो नहीं होता। बात करें दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां सदन में अखिलेश यादव पर आग बबूला हुए सीएम योगी आदित्यनाथ जी। कहा, तुम्हें शर्म करनी चाहिए जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाए। बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बीच जमकर बहस हुई। सदन में कार्यवाही के दौरान प्रयागराज शूटआउट मामले पर बयान दे रहे सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने मुलायम सिंह के बयान लड़कों से गलती हो जाती है का जिक्र किया तो बीच में टोकते हुए अखिलेश ने चिन्मयानंद को लेकर सवाल पूछ लिया, जिससे आग बबूला होते हुए योगी जी ने कहा कि जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाए उन्हें प्रदेश में सुरक्षा की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव के राज में मायावती के साथ हुए गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सपा के विधायकों ने जमकर हंगामा किया और इसी मुद्दे को लेकर सीएम योगी जी और अखिलेश के बीच तीखी नोक झोंके भी हुई। जी हाँ, बहरहाल दोस्तों, योगी जी के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय होगी और आप लोग क्या कहना चाहेंगे, जवाब देना चाहेंगे अखिलेश यादव के उस बयान पर? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।